हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस हफ्ते की प्लेसेस इन न्यूज में, जहां हम डिस्कस करेंगे सारी इंपॉर्टेंट लोकेशंस। आपको करना है उन लोकेशंस को मैप पे मार्क। तो आइए शुरू करते हैं इस हफ्ते की प्लेसेस इन न्यूज की डिस्कशन। तो सबसे पहले याद रखिए, इंपॉर्टेंट लोकेशंस को मार्क करने का बेसिक रूल ये है कि आपके पास एक एटलस या फिर एक ब्लैंक मैप होना चाहिए, जहां पर आप जिन लोकेशंस को याद करना चाहते हैं उनसे जुड़ी हुई कोई चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ताकि आप उसको लोकेट कर पाएँ। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ कि अभी बेरबेरा पोर्ट न्यूज़ में था, पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था, वो कहाँ है। तो बेरबेरा पोर्ट कहाँ पर था, अगर आप याद करने की कोशिश करोगे तो वो सोमालिया में है। और उसका एक्सेस लेना कौन चाह रहा है, तो यहाँ इथोपिया लेना चाह रहा है, जो कि एक लैंड लॉक कंट्री है। अब इस टॉपिक में मैं रट्टा मारूं या कोई और तरीका अपनाऊं, तो सिंपल तरीका ये है कि मैं सीड कंट्रीज, सीड मतलब जो ये सींग वाली कंट्रीज है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं, इनका फॉर्मूला है सीड। ये 4 डिशेस के अंदर आते हैं: सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूटी। इनको याद करूंगा, इनसे जुड़ी हुई चीज़ याद करूंगा मैं। तो आप कोशिश ये कर सकते हो, किसी एक चीज़ को याद करके, कोई एक चीज़ जो आपको नॉर्मली याद रहती है लोकेशन की, उससे जोड़कर उसे देखिए। कि इथोपिया, वैसे ही इथोपिया एक डैम भी बना रहा है, GERD डैम, गर्ड डैम, जिसको लेकर बहुत तबाही है यहाँ पर कि भाई आप नाइल का सारा पानी अपने पास रख लोगे, तो उसको लेकर इशू है। तो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्टेक्स्ट कि भाई वो इशू उस देश के साथ है, अच्छा वहाँ की बात हो रही है। तो जिस देश के बारे में आपको कुछ पता है ऑलरेडी, वहीं से अगर आप चीज़ें को रिलेट करो तो आप बेहतर तरीके के साथ याद कर पाओगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और पहले एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चाबहार पोर्ट। Chabahar port is located on the Gulf of Oman and provides direct access to the Indian Ocean. The port lies outside the Strait of Hormuz, reducing exposure to maritime choke point risk. Chabahar enables India to access Afghanistan and Central Asia without transiting Pakistan. Which of the following are correct? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3। अब चाबहार अभी न्यूज़ में है, पर जो चीज़ रेलेवेंट है वो ये है कि चाबहार पोर्ट आपको पता होना चाहिए कहाँ स्थित है। तो चाबहार पोर्ट एक ऐसा पोर्ट है जो भारत ने बड़ी मेहनत, इन्वेस्टमेंट के साथ ईरान में बिल्ड किया, ताकि हमें एक्सेस मिल सके कहाँ का, अफगानिस्तान का। इसी पोर्ट के साथ हमारे ये भी प्रयास थे कि यहीं से हम किसी तरह कोशिश करके हम रशिया तक भी पहुँचे। वो जो रूट हम बना सकते हैं INSTC वाला, उसमें भी इसका उपयोग है। हालांकि ये उसके लिए नहीं बना था मुख्य रूप से तो हम वो बंदर अब्बास से भी वहाँ पहुँच सकते थे, पर चाबहार खास तौर पे अफगानिस्तान तक पहुँचने के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा चाबहार की एक और ख़ास बात है कि ये आपको चाइना का जो ग्वादर का पोर्ट है, ग्वादर का जो बंदरगाह पाकिस्तान में है, उसके लिए एक अल्टरनेटिव तैयार करवाता है। तो ज़रा मैप पे देखिए चाबहार पोर्ट कहाँ है। अगर आपसे पूछा जाए चाबहार किस लोकेशन, देखो यहाँ कुछ क्वेश्चन में चीज़ें हैं कि ये क्या गल्फ ऑफ ओमान में है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के बाहर है। तो यही ये चीज़ पता लगती है कि पहले आपको समझना पड़ेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कहाँ पर है, गल्फ ऑफ ओमान कहाँ पर है। आई होप आपको पता है, नहीं पता कोई बात नहीं, अब देखते हैं उसकी पूरी कहानी। सबसे पहली बात, चाबहार के लोकेशन की बात करूँ, चाबहार किस जगह लोकेटेड है, तो वो सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में लोकेटेड है। अब आमतौर पर हमें आदत होती है कि हम सोचते हैं बलूचिस्तान है तो पाकिस्तान की बात हो रही होगी, पर नहीं। बलूचिस्तान का एक इलाका, जो वो क्षेत्र है, वो एरिया, वो एक्सटेंड करता है इवन इन ईरान। तो जो प्रोविंस है उसका नाम है सिस्तान बलूचिस्तान, जहाँ पर याद करो पंचगुड़ पाकिस्तान की एक जगह है, जहाँ पर इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था। कुछ मिसाइलें दागी गई थी ईरान के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि उनके सिस्तान बलूचिस्तान में कुछ आतंकवादी हरकतें हो रही थी। कहाँ लोकेटेड है ये, तो गल्फ ऑफ ओमान में लोकेटेड है, जिससे डायरेक्टली इंडियन ओशन की ओर देख सकता है। इसके एडवांटेज क्या है कि ये हॉर्मोज के बाहर है, और क्योंकि हॉर्मोज के बाहर है तो हॉर्मोज जो है वो एक चोक पॉइंट है। यानी हॉर्मोज को चोक करना, जैसे चोक मतलब गर्दन दबा देना जैसे इजी होती है गला दबा देना, उसी तरह आप इसको चोक करना आसान है। क्योंकि अगर आप देखो तो ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, दिस प्लेस, ये जो पतली सी रास्ता निकलता है इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में अगर आपका पोर्ट होता, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के पार यहाँ कहीं होता इस रीजन में, तो कोई भी नेवी, चाहे पाकिस्तान की नेवी है, आराम से जाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को चोक कर सकती है, उसको बंद कर सकती है। तो आपका पोर्ट का एक्सेस अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा है कि ये उस जगह नहीं है, वो उससे थोड़ा सा आगे है। कहाँ पर है, तो ये है आपका गल्फ ऑफ ओमान के पास, जिससे कि ये प्रॉब्लम खत्म हो गई कि भाई आपको उस चोक पॉइंट का सामना करना पड़ सकता है। भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि चाबहार से ही आप निश्चित रूप से अफगानिस्तान पहुंच सकते हो बिना पाकिस्तान को क्रॉस किए हुए। क्योंकि आप सीधा मुंबई से या गुजरात से शिप्स लेके जाओ, सीधा पहुंचो चाबहार, चाबहार से आपने जाहिदान, और जाहिदान से आपने जरांश दिलाराम तक का
रोड बनाया हुआ है जो इंपॉर्टेंट बनाता है, आपके लिए एक्सेस देता है। जैसे मैंने देखा सेंट्रल एशिया का भी एक्सेस मिल जाएगा और यूरेशिया भी पहुंच सकते हो वहीं से आप, मतलब वहीं से आप अ, जो तापी पाइपलाइन का आपका प्रोजेक्ट था उस तरह की चीज़ों को लेकर आगे बढ़ सकते हो। तो ये आपका प्रयास है आईएनएसटीसी से जोड़ने का, इंडिया ईरान अफगानिस्तान ट्रांजिट कॉरिडोर से जोड़ने का। अब मुद्दा ये कि न्यूज़ में क्यों आया ये? अब न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि अमेरिका ने चाबहार पर दोबारा सैंक्शन लगा दिए। अब अमेरिका ने अक्सर ईरान पर सालों से सैंक्शंस लगाए हुए हैं। सैंक्शंस लगाने का मतलब ये होता है कि अमेरिका ईरान पर लगा चुका है काटसा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। इसका मतलब ये होता है कि ईरान या ईरान के साथ कोई भी कंपनी अगर व्यापार करती है तो उस कंपनी के ऊपर भी सैंक्शंस लग जाएंगे, प्रतिबंध लग जाएगा। तो कोई भी कंपनी है, मान लो वो यूरोप के साथ भी ट्रेड करती है, वो अमेरिका के साथ भी प्रोजेक्ट्स करती है, तो वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहेंगे कि वो उस चक्कर में फंस जाए, उनका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, कई सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो अक्सर काटसा में भारत को एक वेवर मिलता था कि भारत ठीक है, हमें पता है कि आप जो चाबहार में काम कर रहे हैं उसका उद्देश्य ये नहीं है कि आप अमेरिका के इंटरेस्ट को हिंडर करो। आपका मेन एम है कि आप चाहते हो कि इस रास्ते के थ्रू आप अफगानिस्तान में डेवलपमेंट करो। तो इनको वेवर मिल जाता था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है, कौन कब क्या करे किसी को नहीं पता। तो ये डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं पता कि वो क्या करने वाला है। तो ऐसा आदमी जिनको खुद ही नहीं पता क्या होगा आगे। तो अब पॉइंट ये है कि चाबहार पे सैंक्शन दोबारा लगे हैं, तो इस बार इंडिया को शायद वेवर नहीं मिलेगा। तो कई न्यूज़ मीडिया में खबरें चली कि क्या इंडिया चाबहार से बिल्कुल ही बाहर निकलने वाला है। तो ये न्यूज़ गलत है। इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है कि हम बिल्कुल भी अपने ऑपरेशंस को बंद नहीं करने वाले हैं। तो जो ये न्यूज़ है लेटेस्ट है, कल रात की है, चाबहार को लेकर अभी तक भारत सरकार ने ऐसा नहीं कहा है कि हम इसको बंद करने वाले हैं। बिल्कुल भी ये बात बेबुनियाद है। तो इसीलिए दबाव ये है कि अब सैंक्शंस लगने के बाद पोस्ट सैंक्शंस भारत के लिए काम करना वहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा भारतीय कंपनियों के लिए, या ऑलरेडी जो काम है बहुत धीमा चल रहा था क्योंकि वो पोर्ट प्रभावित बहुत ज़्यादा है अमेरिका के इन 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 हथकंडों से। तो समझने वाली बात हुई कि आगे इस पर क्या होता है। पर तत्काल तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम इसको छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं, इतना पैसा हमने लगाया है, ये हमें इतना स्ट्रैटेजिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक तरफ तो हुआ ये कि हमने अफगानिस्तान में देख रहे हो, जैसे ये पोर्ट से आप यहाँ पहुँचे, यहाँ से आपने जाहिदान तक रोड बना दिया, फिर जरांज से लेकर दिलाराम तक का ये हाईवे है आपका। तो ये पूरा प्रयास आपने किया जो अफगानिस्तान तक पहुंचने का। फिर आप चाहो तो यहीं से आप सेंट्रल एशिया पहुंच सकते हो इस तरफ से, या इधर से ईरान निकल लो आप सीधा। ईरान जाने के लिए खैर यहाँ से भी जा सकते हो। देखो ये जो इलाका है ये है गल्फ ऑफ ओमान का, यहाँ जो देख रहे हो ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ये है पर्शियन गल्फ। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी ज़रूरी है, कहाँ पर कौन सी लोकेशन है। अब अगेन ये जो प्रयास है चाबहार को लेकर, ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा है ग्वादर पोर्ट। ये ग्वादर पोर्ट वो पोर्ट है जिस पोर्ट से पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक जाता है काशगर तक। ये काशगर एक लोकेशन है, यहाँ तक ये एक रोड जाता है विच इज सीपेक। सो अगेन ये क्या करता है, ये स्पेसिफिक और कैपेसिटी प्रोवाइड करता है चाइना को कि वो भी आराम से अरबियन सी तक आ सके अंदर ही अंदर, बिना मलक्का गए हुए या बिना लंबा चक्कर काटे हुए समुद्र के नीचे से, जो इस मैप से आप देखो। यानी यहाँ पर आपने बोला कि आपने बना रखा है मान लो चाबहार और यहाँ पर है ग्वादर, तो पाकिस्तान सीधा यहाँ पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर नाम है इसका, सीपेक। तो सीधा इस रूट से आप पहुँच सकते हैं अरेबियन सी तक। नहीं तो नॉर्मली चाइना का जो रूट होता है वो ये वाला रूट होता है, वो हमेशा इसी रूट से व्यापार कर सकता था कहीं भी उसको जाना है तो, चाहे आपको रशिया जाना है, चाहे अमेरिका जाना है या कनाडा जाना है, यही रूट आमतौर पे वो फॉलो करता है। तो उसको हमेशा टेंशन रहती है कि यहाँ जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का उसके लिए एक स्ट्रैटेजिक सरदर्द है, क्योंकि ऐसा चोक पॉइंट है जिसको भारत कभी भी ब्लॉक कर सकता है। तो इन चीज़ों के निपटारे के लिए उसने बनाया भाई हम यहाँ पर सीपेक बना देंगे। सीपेक क्योंकि पीओके से गुजरता है, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरता है, इसलिए भारत की सोवरेनिटी पर एक खतरा है। इस कारणवश हम ये चाहते हैं कि नहीं भाई यहाँ से तो आपने कर कैसे लिया काम, वी वोंट एग्री टू दिस। तो हमारा एक मुद्दा चीन के साथ इस विषय के ऊपर भी है। तो ये जो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है, अगेन बलूचिस्तान में जो चाइना ने बनवाया है, इसके ऊपर भी एक स्ट्रेटेजिक प्रेशर बना के रखता है। जैसे ही इंडिया ने चाबहार छोड़ा, पाकिस्तान घुस जाएगा यहाँ, पाकिस्तान कहेगा ईरान को बड़े ही प्यार से आप आ जाओ, हम यहाँ पर एक कनेक्टिविटी कॉरिडोर कर लेते हैं या इनमें कुछ कोऑपरेशन कर लेते हैं। पर ऐसा वो कहेंगे पर कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ईरान और सऊदी अरेबिया का आपस में बहुत बड़ा विवाद है। तो ध्यान रखिए, हमेशा चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं। जैसे आजकल और रिसेंट न्यूज़ में बात चल रही है कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की के बीच में एक मुस्लिम क्वाड बनता दिख रहा है,
जहाँ पर ये देश आपस में एक डिफेंस पैक्ट कर सकते हैं। तो अभी इस बारे में क्लैरिटी नहीं आई है, तो मैं उस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, पर वो भी एक रीज़न हो सकता है जहाँ आपको दिख रहा है दुनिया कैसे बदल रही है। पर अगर वो होता है तो ईरान से शायद की दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। तो इसलिए वो चीज़ें जब होती है तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर अभी तो ऐसा होता मुश्किल दिख रहा है मुझे। जब ज्योग्राफी करना है तो देखो ऐसे कर सकते हो आप, जैसे ये इलाका है, तो ये है गल्फ ऑफ ओमान वाला इलाका। आगे यहाँ पर आपका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, इसको आप इस प्रकार से याद कर सकते हो। एंड दिस इज योर पर्शियन गल्फ, इसको इस तरह से आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब अगला एक विशेष नाम सुनने में आया, वीमर ट्रायंगल। वीमर ट्रायंगल ये बिल्कुल नई सी चीज़ है। ये क्या चीज़ है भाई? भारत वीमर ट्रायंगल के साथ अब बात कर रहा है। वीमर ट्रायंगल में 3 कंट्रीज़ हैं। इन 3 देशों के साथ भारत अब बातचीत कर रहा है ताकि हम और स्ट्रैटेजिक संबंधों को बेहतर बना सकें। अब वीमर ट्रायंगल में 3 देश हैं, जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड। ये असल में 1991 के बाद ये स्थापित हुआ था। देखो 1991 से पहले यूएसएसआर का वर्चस्व भी था एशिया में, यूरोप में और दुनिया भर में। तो जर्मनी 2 हिस्सों में बटी हुई थी। जर्मनी वॉज डिवाइडेड इनटू 2 कंट्रीज, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी। वेस्ट जर्मनी था यूरोपियंस के पास यानी अमेरिका के वर्चस्व में, और जो ईस्टर्न जर्मनी था दैट वाज पार्ट ऑफ सॉर्ट ऑफ इन कंट्रोल ऑफ यूएसएसआर। तो 1991 में जर्मन दीवार गिरती है। तो उस दीवार के गिरने के बाद की जो कहानी है, वहां पर कोशिश की गई थी जर्मनी द्वारा, फ्रांस द्वारा और पोलैंड द्वारा कि किसी भी तरह से हम इंश्योर करेंगे हमारे बीच में ट्रेड वेड बढ़े। तो इन तीनों के बीच में, फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी के बीच में ये एक एग्रीमेंट सी, एक कोशिश से हुई थी जिससे हम बेहतरी कर पाए चीज़ों की, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था? जर्मन पॉलिश रिकॉन्सिलिएशन, फ्रैंको जर्मन कोऑपरेशन, पोलैंड को नेटो में इंटीग्रेट करना और यूरोपियन यूनियन में इंटीग्रेट करना, जिससे ये और स्ट्रांग हो सके। अब कमाल की बात यह है, पोलैंड वॉज पार्ट ऑफ वॉर्सो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, जो यूएसएसआर ने बनाया था नेटो को काउंटर करने के लिए। ना यूएसएसआर रहा, ना वार्सो रहा, और पोलैंड चला गया कहाँ? पोलैंड चला गया नेटो के अंदर। और वॉर्सो जो पैक्ट था, इस पैक्ट के तहत ईस्टर्न यूरोप के देशों ने एक समूह बनाया था, ईस्टर्न यूरोपियन ग्रुप था, जिसको लीड ऑब्वियसली यूएसएसआर कर रहा था टू काउंटर नेटो। लेकिन विडंबना जिसे हम कहते हैं, आयरनी, दैट इज दैट कि आज जो वार्सो जिसके नाम पर वो पैक्ट पड़ा था, वो शहर भी पार्ट नेटो का हो चुका है। इसलिए रशिया को थोड़ा और डर लगता है। तो ये डायमेंशन उस तरह से भी याद रखने की चीज़ है। तो इंडिया ने इनके साथ नेगोशिएट, इनके साथ बातचीत स्टार्ट करी है। तो वीमर ट्रायंगल कहाँ पर है ये आपको याद होना चाहिए। कौन कौन से देश इसके अंदर हैं वो भी ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। अब अगला टॉपिक थोड़ा सा हटके है, ज़्यादा डिस्कस मेरा करना नहीं है, पर समझने की चीज़ है। ऑस्ट्रेलिया का शहर है विक्टोरिया। अब यहाँ अचानक से गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। हॉटेस्ट डे यहाँ पर आ गया है जनवरी के महीने में, और ये उनके लिए फायर्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस मैप में सिर्फ इतना देख लो कि लोकेशंस कहाँ पर है भैया, कहाँ पर है ये मेलबोर्न, कहाँ पर है ये पर्थ। तो आपको दिखेगा ऑस्ट्रेलिया के शहर आमतौर पर हमेशा आपको बिल्कुल एज पे दिखाई देंगे ऑस्ट्रेलिया के, और बाकी अंदर का जो ऑस्ट्रेलिया है लगभग ये खाली पड़ा हुआ जंगल ही जंगल है, यहाँ कोई नहीं रहता। तो इट इज़ वेरी स्पार्सली पॉपुलेटेड कंट्री। तो ऑस्ट्रेलिया के शहरों की डायमेंशन देख लो आप, कहाँ? एडिलेड इस कोस्ट पर है, डार्विन इस कोस्ट पे है। अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हो तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा चीज़ें कि भाई हाँ, नाम सुने 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 से लग रहे हैं। देखो ये रहा मेलबोर्न, मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम फेमस, 42 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी जरूरी है कि कहाँ पर कौन सा उसका लोकेशन है, जस्ट फॉर द रेफरेंस। अगले टॉपिक पे आते हैं जो है माउंट एल्ब्रस। माउंट एल्ब्रस क्या है, कहाँ लोकेटेड है? थोड़ा न्यूज़ में है, यहाँ कुछ स्कीइंग को लेकर भी दिक्कतें आई थी। तो माउंट एल्ब्रस असल में कहा जाए तो यूरोप का में भी सबसे बड़ा समिट है, सबसे बड़ा माउंटेन है। और ये कहाँ पर है? ये है किस जगह? ये है रशिया में, माउंट एल्ब्रस। जॉर्जिया के ठीक ऊपर ये जगह है जहाँ पर माउंट एल्ब्रस माउंटेन है। और माउंट एल्ब्रस की लोकेशन देख लो, रशिया का पार्ट है। रशिया के ठीक नीचे जब आता है वो कॉकस माउंटेन पार करोगे तो यहाँ आपको एल्ब्रस दिखाई देगा। अब ध्यान रखिए, यूरोप की सबसे बड़ी समिट्स, जैसे 7 समिट्स कहते हैं, तो उनमें सबसे ऊंची है माउंट एल्ब्रस, देन दख्ताओ, फिर शखरा, खुशतानताओ, माउंट कज़बेक, तेलुंडी और माउंट ब्लैंक। तो देखो यहाँ पर ना एक माउंट एल्ब्रस को लेकर ध्यान रखना, कहाँ पर है ये? तो कॉकस माउंटेन्स में है, सदर्न रशिया में। मुद्दा ये होता है कि ये जो पार्ट है ना कॉकस का, कई जगह इसको गिना जाता है कि भाई कॉकस माउंटेन एक बाउंड्री है, ये इधर यूरोप है और इधर एशिया है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। तो अगर आप इसको इधर एशिया गिनोगे तो फिर ये सारे माउंटेन रेंज एशिया में पहुंच गए। अगर आप इसको यूरोप में गिनोगे तो यूरोप की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज माउंट एल्ब्रस हो जाएगी उस तरह से। तो इसकी एलिवेशन लगभग 5,500 मीटर से भी ज़्यादा है। ये एक डबल पिक समिट है, इसमें लगातार ग्लेशियर्स हैं, स्नोफील्ड हैं। इसका पानी कैस्पियन सी में जाता है नदियों का और ब्लैक सी का। तो ये हाईएस्ट पीक है
और यूरोप एशिया के बिल्कुल बाउंड्री पे स्थित है। तो इसी वजह से यहाँ पर एक विवाद आता है कि किसकी हाईएस्ट पीक है। अगर एशिया में तो भाई मौका ही नहीं है कुछ, यहाँ तो बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे हैं, माउंट एवरेस्ट ये सब। यूरोप में हालांकि सबसे बड़ी बन जाती है, लेकिन अगर आप कॉकस को मानोगे, कॉकस एशिया में है, तो यूरोप की सबसे बड़ी समिट बन जाती है फिर माउंट ब्लैंक। तो इसलिए ये एक चीज़ है। तो इसको ज़रा मैप पे देखेंगे भाई क्या है माउंट ब्लैंक, कहाँ स्थित है। तो जब आप वर्ल्ड मैप को देखते हो तो यहीं ऐसे तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो। माउंट एल्ब्रस की हमने बात कर ली कि देखो ये इलाका देख रहे हो, ये सांप का सा पानी, ये है कैस्पियन सी, ठीक है। ये जो देख रहे हो ये है ब्लैक सी। कैस्पियन और ब्लैक सी के बीच का इलाका यहाँ पर है आपका कॉकस माउंटेन्स, और यही वो इलाका है जहाँ पर माउंट एल्ब्रस है। तो ये जो क्षेत्र है, ये मैं एक बार क्लियर करता हूँ आपके लिए। ये जो इलाका आप देख रहे हो ना, यहाँ पर इस इलाके में आपको देखने को मिलता है एक देश अजरबैजान, यहाँ पर है अर्मीनिया, और इसके ऊपर है आपका जॉर्जिया, और इसके ऊपर यहाँ तक तो रशिया आता है। तो इस इलाके में ही आपके कॉकस माउंटेन्स है। तो ये कई जगह डिमांड होती ही नहीं, कॉकस तो पार्ट एशिया का, यूरोप का पार्ट ही नहीं है। अदरवाइज इट्स जनरली माउंट एल्ब्रस इज द हाईएस्ट समिट, हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप, ठीक है। वरना कुछ लोग माउंट ब्लैंक कहते हैं। माउंट ब्लैंक क्यों कहते हैं कि वो कंसिडर करेंगे कॉकस के इधर का हिस्सा कहाँ पर है, तो वो एशिया में है, यूरोप में है ही नहीं। तो ये जो एक विवाद है वो इसको लेकर आता है। तो जो कॉकस का इलाका है वहाँ 3-4 देश है मुख्य रूप से। एक तो जॉर्जिया है, अर्मीनिया है, अजरबैजान है, और सदर्न रशिया का पार्ट आता है। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर वो क्षेत्र है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच का, वो जो कैस्पियन सी सांप वाला दिखा वो सेंट्रल एशिया में, और इधर आपका ब्लैक सी यूक्रेन का कहाँ जंग चल रही है, इसके बीच का इलाका, जिसमें आपको दिखेगा कौन कौन, तो अर्मीनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, और उसके ऊपर रशिया। तो ये कहानी थी इसकी। अब एक छोटी सी कहानी और बची है, वो है गंगा वाटर ट्रीटी की। हम सब इंडस वाटर ट्रीटी की जमकर बात करते हैं, पर गंगा पर जो संधि भारत और बांग्लादेश के बीच में हुई थी 1996 में, अब वो होने वाली है रिन्यू। 1996 की इंडस वाटर जो गंगा वाटर ट्रीटी है उसका रिन्यूअल 2026 में ड्यू है। तो इस साल ही वी विल सी रिन्यूअल ऑफ गंगा वाटर ट्रीटी, जिसको लेकर बहुत बवाल होने की संभावना है, बिकॉज ऑब्वियसली बांग्लादेश की हरकतें थोड़ी ख़राब हो रही हैं। तो ज़रा देखते हैं कि क्या है, कहाँ क्या सिस्टम है। तो गंगा रिवर यहाँ से बहती हुई ऐसे जाती है बांग्लादेश में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फरक्का बराज, एंड देन इट इज़ कॉल्ड पद्मा, जब ये गंगा एंटर करती है बांग्लादेश में। तो 96 में इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। तो इस एग्रीमेंट के क्या प्रोविजंस थे पहले वो समझ लो। प्रोविजन ये थे, देखो, एक होता है लीन सीजन, वो सीज़न जहाँ पानी थोड़ा कम होता है गर्मी की वजह से, या तो उसको कहते हैं लीन सीज़न। और यहाँ पर फरक्का का पॉइंट है जिससे कि फरक्का बराज बनाया गया था। यहाँ देखो ये है फरक्का बराज, जहाँ जो फरक्का बराज से पानी हम कलकत्ता पोर्ट के लिए कुछ भेजते हैं हुगली रिवर के थ्रू, ताकि कलकत्ता पोर्ट हमारा ढंग से काम कर सके, और बाकी फिर ये पानी जाता है बांग्लादेश। तो जो दोनों देशों के पीछे विवाद था उसको सुलझाने के लिए हमने एक एग्रीमेंट कर लिया। लीन सीजन क्या होता है, जहाँ पानी कम मिलता है। तो यहाँ जो गंगा वाटर ट्रीटी हुई थी, इसका बेसिस ये था कि 10 दिन के पीरियड को हम नापेंगे, उसके हिसाब से आगे डिस्कस करेंगे। तो रूल ये था कि लीन सीजन जब होगा तब अगर पानी 70,000 क्यूसेक से कम है फरक्का बराज के पास, तो भारत को 35,000 क्यूसेक मिलेगा और बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक पानी मिलेगा। लेकिन अगर पानी लीन सीजन में जो 10 दिन का एवरेज होता है उसके हिसाब से हम गिनते हैं इसको, 70 से लेकर 75,000 क्यूसेक तक है, ठीक है, लीन सीजन में, तो भारत को 35,000 छोड़ के जितना बच रहा है, यानी 70-75 के बीच में तो कितना ही बचेगा। इनको 35,000 मिला तो हमें कितना मिलेगा, 40,000 क्यूसेक मिलेगा, उससे ऊपर थोड़ी मिलेगा अगर 70 से 75 के बीच में है। तो मतलब हमने कमिट कर रखा है कि अगर 70,000 से कम है पानी तो बांग्लादेश को 50% इंडिया को, मतलब 35,000 क्यूसेक। अगर 70,000 75,000 के बीच में पानी फ्लो कर रहा है तो 35,000 बांग्लादेश को, बैक बाकी जो है भारत को मिल जाएगा। लेकिन अगर 75,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी फ्लो करता है तो 40,000 क्यूसेक इंडिया को मिलेगा, बाकी सारा का सारा पानी बांग्लादेश को जाएगा। मान लो 90,000 क्यूसेक है या 1,00,000 क्यूसेक पानी बाई चांस आ गया, तो उसमें से केवल हमें 40,000 मिलेगा, बाकी सारा बांग्लादेश में चला जाएगा। अब कमाल की बात ये देखो, हमने ये किया है सिस्टम, जहाँ पर आप गौर करिए हमने इसको इस फॉर्मूले तक पहुँचे कैसे। तो पहुँचे हैं हमने 1949 से 1998 तक का डेटा है, उसको फ्लो को यूज़ किया और देखा गया कि भैया क्या सिस्टम होना चाहिए, हमने ये फॉलो कर लिया। यहाँ पर ये भी बोला गया कि अगर 50,000 क्यूसेक से कम पानी कभी आता है तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग होगी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। अब सोचो, भारत एक अपर रिपेरेंट कंट्री है, एक अपर रिपेरेंट कंट्री
या अपर स्ट्रीम कंट्री इसको कहते हैं। अपर रिपरियन कंट्री मतलब वो देश जो कि ऊपर स्थित है नदी के फ्लो में। फिर ये बांग्लादेश में पानी जाता है विच इज़ अ लोअर रिपरियन कंट्री। लेकिन हमने इतना कमिटमेंट कर दिया इनको, जबकि कोई अपर रिपरेंट कंट्री लोअर रिपरेंट कंट्री को इतना कमिटमेंट नहीं करती। ये शोकेस करता है कि भारत ने बहुत कमिटमेंट करी है। तो लेकिन अब जब हमने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी को रीनेगोशिएट करने की बात करी है, तो यहाँ तो ऑफिशियली टाइम हो ही गया रीनेगोशिएशन का, तो यहाँ भी हमने बहुत दिलदारी दिखाई, हमने बहुत सारा पानी उनको दे दिया, तो वहाँ भी अब रीनेगोशिएशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ जो ये पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए, गंगा का नाम बांग्लादेश में क्या है, तो पद्मा रिवर है। वेस्ट बंगाल में फरक्का बराज है जो हुगली रिवर के लिए पानी डाइवर्ट करता है, जिससे कलकत्ता के पोर्ट पर नेविगेशन, पोर्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिलता है। तो ये सारी कहानी उस कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखना कि बांग्लादेश लोअर रिपरियन है, उसके बावजूद हमने उनको कमिट कर दिया कि भैया हम पानी देंगे। अब लेकिन कुछ विवाद भी इसको लेकर है कि शायद बांग्लादेश के कहा हमें 50% पानी गारंटीड चाहिए और इतना क्यूसेक पानी चाहिए। भैया ऐसे थोड़ी काम चलता है। दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपको क्या गारंटी देंगे। तो ये समस्याएं हैं, इसी कारणवश इसे बदलने की बात और नेगोशिएशंस में तगड़ी होने की संभावना है। तो ये थी कहानी किसकी, तो आज के प्लेसेस न्यूज़ की। आई होप आपको सारी लोकेशन जितनी हैं ये याद हो गई होंगी, जो इसके आसपास की है, जहाँ पोर्ट ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पर है, कहाँ पर स्टेट ऑफ मलक्का है, क्या क्या लोकेशंस हैं। रेस्ट आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल पारस झा 123 को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारे क्लास नोट्स लेने के लिए इस नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, वहाँ क्लिक करके आप जा सकते हैं, और बाकी आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर डिस्कशन, हैव अ नाइस डे।